पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यूएस और चाइना पर इस ट्रेड वॉर का क्या इम्पैक्ट होने वाला है। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि इंडिया, यूरोप और हमारे और आपके ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। इंडिया जैसे कंट्रीज जो बहुत समय से अमेरिका से बात कर रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप साहब बेहूदे तरीके से दुनिया भर के देशों को रबिश कर रहे थे, दैट ऑल ऑफ देम आर लिकिंग माई एस, विच इज़ शेमफुल। किसी भी सभ्य समाज में इस तरह की बातों की जगह नहीं होती, बट ही वॉज सेइंग लाइक दैट। अब इंडिया जैसे कंट्री भी ये कह रहे हैं कि भाई हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम अपनी शर्तों पर ही बात करेंगे। पीयूष गोयल साहब ने ये बात कही है एक दो दिन पहले ही, जो कि हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं। तो कहीं ना कहीं जो रुख है दूसरे देशों का अमेरिका के प्रति, उसमें भी बदलाव आना शुरू हो गया जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स को पॉज किया है। और वो बदलाव और भी बढ़ेगा, एक्सेंचुएट होगा। अमेरिका की पोजीशन इस सारे मामले में अब कमज़ोर पड़ती जा रही है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी कि दुनिया का जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर है वो बदलने जा रहा है, वो बदल रहा है। ऑलरेडी उसके संकेत मिलने शुरू हो गए। देखिए, भारत ने यूके के साथ बड़े लंबे समय से उनका इंटरेक्शन चल रहा था इस बात पे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग कर लेते हैं, यानी कि मुक्त व्यापार समझौता। अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो मुक्त व्यापार समझौता बहुत जल्दी होने वाला है। तो यूके से जैसे कारों के मामले में सहमति बन गई है कि वहाँ से जो ईवीज आएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनको कहीं ना कहीं ज़ीरो रेट पर इंडिया में आने की अनुमति होगी। साथ ही साथ भारतीय कारों को भी यूके में 0% पे एंट्री मिल पाएगी। तो इस तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अब देशों के बीच में शुरू हो जाएंगे। इंडिया शुड प्ले स्मार्ट एट दिस पॉइंट। जैसे यूके के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया, विच इज़ अ गुड मार्केट। यूरोप के दूसरे देशों के साथ भी इस तरह के एग्रीमेंट्स कर सकते हैं। साउथ एशिया में जो कंज्यूमिंग इकोनॉमीज है वहाँ पे भी इस तरह के एग्रीमेंट्स कर सकते हैं। और देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इंडिया इस सारे मामले में विनर साबित हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम न्यूट्रल हैं। हम डायरेक्टली ना अमेरिका को कन्फ्रंट कर रहे हैं, ना हम चाइना को कन्फ्रंट कर रहे हैं। क्योंकि डायरेक्टली हम किसी को कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं, हमारा स्टांस न्यूट्रल है। तो बहुत सारे देश हमारे साथ व्यापार करने के इच्छुक रहेंगे। और जब बहुत सारे देश हमारे साथ व्यापार करना चाहेंगे तो हमारे एक्सपोर्ट्स कहीं ना कहीं बढ़ेंगे, हमारी मैन्युफैक्चरिंग में भी इजाफा होगा। बट एक बार फिर वर्ड ऑफ कॉशन कि हमें खुद को जरूर मजबूत बनाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जरूर करना पड़ेगा कि अपने लोगों को, अपनी संस्थाओं को लगातार मजबूत करते रहें। ऐसा अगर होगा तो कहीं ना कहीं इस ट्रेड वॉर में इंडिया जरूर बहुत मजबूत होकर निकलेगा। और जहाँ तक पूरी दुनिया में इकोनॉमिक ग्रोथ का सवाल है, तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, उनका ये एस्टिमेशन है कि पूरी दुनिया में जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड वॉर एंड टैरिफ्स हाइक, जो ग्रोथ रेट्स हैं ग्लोबल जीडीपी के, वो 1% तक सफ़र कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। तो दुनिया भर की इकोनॉमी हो सकता है इस साल 1% कम ग्रो करे। तो वो स्थिति सारी दुनिया भर की इकोनॉमीज़ के लिए अच्छी नहीं है। देखिए, हम हो सकता है न्यूट्रल इकोनॉमी हो, तब भी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर उसका असर जरूर आएगा। तो जब स्थितियां अच्छी रहती हैं, आसानी से व्यापार हो रहा होता है बगैर किसी बाधा के, तो वो स्थिति सभी के लिए अच्छी होती है। और वैसे ही जब व्यापार नहीं हो रहा होता बगैर बाधाओं के, तो स्थिति सबके लिए खराब होती है। तो हम क्योंकि दुनिया में ही हैं, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन उस सारी चीज़ के बीच में हम और हमारी स्थिति थोड़ा बेहतर है। और दूसरी बात कि भाई हम एज इंडिविजुअल किस पोजीशन में पाते हैं अपने आप को, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो अगर आप जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर हैं, तो आपको ज़रूर ये करना चाहिए कि आप ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें जो डोमेस्टिक फेसिंग हैं, जो भारत में ही काम करते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं हैं। उन सारे स्टॉक्स में कहीं ना कहीं तेज़ी आएगी, क्योंकि इंडिया में कंजम्पशन बढ़ेगा। जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट आएगा, तो कंजम्पशन बढ़ेगा। तो डोमेस्टिक फेसिंग जो स्टॉक्स हैं वो भविष्य में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो हैं, वहाँ पे थोड़े से हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। दूसरा, जो हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट के साधन है, जैसे रियल एस्टेट में तेज़ी आ सकती है। और सरकार को ये भी करना चाहिए कि रियल एस्टेट में तेज़ी और आए, इसके भी प्रयास करने चाहिए। तो अब देखिए, जैसे आरबीआई ने लैंडिंग रेट्स में कटौती की है, तो इंटरेस्ट रेट कम होगा होम लोन्स के ऊपर भी, तो कहीं ना कहीं उस सेक्टर में तेज़ी आ सकती है। और रियल स्टेट मुझे लगता है रिलेटिवली सेफर इन्वेस्टमेंट होगा इन टाइम्स टू कम, क्योंकि वहाँ पे वॉलेटिलिटी सबसे कम है। गोल्ड में भी वॉलेटिलिटी रहेगी, स्टॉक्स में भी वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन रियल स्टेट प्राइसेस जो हैं दे विल बी रिलेटिवली स्टेबल। अब वहाँ पे देखिए, कैश तो रहता ही है कि सारे जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं या जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, वो सभी ये कहते हैं कि भाई
यहाँ पे आप पैसा डाल के जल्दी से निकाल नहीं सकते, उसमें लिक्विडिटी नहीं होती। बट ठीक है, एक पोर्शन ऐसा रखिए जहाँ पे आप लिक्विडिटी मेंटेन करें, उस स्टॉक्स में रखिए, गोल्ड में रखिए, लेकिन एक पोर्शन आप रियल स्टेट्स में ज़रूर डाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भविष्य में अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।